नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु और सन के कंजंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो सूर्य है वो आत्मा कारक माना गया है ज्योतिष के अनुसार, और वो बेसिकली सोल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सन से हम लोग अहम भी देखते हैं, जिसको हम कहर बोलते हैं हम लोग, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। तो सन जो है वो बेसिकली एक तरह से आप समझिए कि सोल की जो लाइट है, जो किसी भी जातक की ज़िंदगी में आ रही है, जो सोल जो है वो लाइट जो छोड़ रही है, उसको सन हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है। और राहु जो है, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऑन दी लोअर साइड, क्योंकि वो एक तरह से आप समझिए कि मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बात की है कि राहु जो है वो मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, माया को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि राहु जो है वो सन और मून दोनों का एनिमी है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब भी राहु और सन जब कुंडली में एक साथ बैठे होंगे, तो ये जो राहु है ये सन को एक्लिप्स कर देगा। सोलर एक्लिप्स तो तभी लगेगा अगर मून सामने, सोलर एक्लिप्स तो तभी लगेगा अगर जो मून है वो साथ में प्लेस्ड हो। बट अगर राहु और सन इकट्ठे बैठे हों तो भी हम उस सन को एक्लिप्स्ड मानते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो रोशनी है और राहु जो है वो घोर अंधकार है। उसको हम ब्लैक होल भी मान सकते हैं एक तरह से, कि जो उसमें चलेगी लाइट वो इस छोर से तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो राहु जो है वो किसी भी कलर की एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने दूसरे एंड से बाहर निकालता है। तो इस वजह से जो सूर्य है यहाँ पे, जो सोल की लाइट है, वो यहाँ पे जब भी राहु और सन इकट्ठे प्लेस्ड होते हैं तो एक तरह से मान लीजिए कि वो ब्लॉक हो जाती है। अब अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग जिनका भी राहु और सन इकट्ठा होगा, उनकी जो सोल से हमारे को नॉलेज मिलती है, जो सोल की लाइट है जिससे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, पहली बात तो ये समझिए कि वो यहाँ पे एक तरह से ब्लॉक्ड होगी। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में आप ये समझिए कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है जातक को कि आपको अपने कर्मास को ख़त्म करके उस लाइट को स्टार्ट करना है, यानी कि उस लाइट को बाहर निकालना है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो इस वजह से ऐसे लोग जिनका भी राहु और सन इकट्ठा होता है, इनको काफ़ी सारे अनफिनिश्ड कर्मास हैं, उनको पूरा करना पड़ता है इस लाइफ में। आपने बहुत लोगों से ऐसा सुना होगा, बहुत वीडियोस में देखा भी होगा, ऐसा बोलते हैं लोग कि राहु और केतु जिस एक्सिस में बैठे होते हैं वो आपका कार्मिक एक्सिस है, आपको उस तरफ उस हाउसेस से रिलेटेड कर्मास को फिनिश करना पड़ता है अपने इस लाइफ टाइम में। ठीक है, मैं उस प्रिंसिपल को कुछ हद तक मानता हूँ, लेकिन सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है, और आप भी जो भी चार्ट देखते हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी राहु के साथ सन प्लेस्ड होगा तो फिर जो वो एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और स्पेशली वो घर जहाँ पे राहु और सन प्लेस्ड हो, तो उस एरिया से रिलेटेड कर्मास जो हैं उस पे ऐसे लोगों को वर्क करना पड़ता है अपने लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का राहु और सन फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो 410 एक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे लोगों के जो कर्मास हैं, कुछ उनके ऋण जो हैं अपनी मदर की तरफ होंगे, लैंड की तरफ हो सकते हैं, जिस घर में रहते हैं उस तरफ हो सकते हैं, और इनका जो कर जो मतलब ऐसे कहेंगे कि जो एरिया ऑफ वर्क है वहाँ पे कुछ ऋण हो सकते हैं जो इनको पूरे करने पड़े। एक चीज़ और, अगर ये सन जो है इस राहु के साथ जब प्लेस्ड है तो ये और अगर एफ्लिक्ट हो जाए मैलेफिक्स के से, तो ऐसे केसेस के अंदर इनके फादर के ऊपर इसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सन जो है वो
पितृ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु के साथ प्लेस्ड होने की वजह से ये जो सन है ये ऑलरेडी एक्लिप्स्ड है, प्लस अगर इसके ऊपर मेलेफिक्स का इफेक्ट आ गया तो फिर ये फादर के लिए इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता और प्रॉब्लम्स फादर को दे सकता है ऐसे केसेस में। तो जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हो, राहु सन के कॉम्बिनेशन को, तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि ये सन कहीं और एफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये सन जो है इसके ऊपर बेनिफिक्स एस्पेक्ट्स हों, तो फिर जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं राहु सन के, स्पेशली फादर के ऊपर जो आ सकते हैं, या सन जिन हाउसेस का लॉर्ड है कुंडली में उस पे आ सकते हैं, तो अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स होंगे तो ये काफ़ी हद तक ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नलीफाई हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो कार्मिक एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, राहु और सन जिस हाउस में प्लेस्ड हो उस हाउस से रिलेटेड कर्मास पे वर्क करना पड़ता है, वो रहेगा वहीं का वहीं। एक और चीज़, जैसे हम सन को फादर का कारक मानते हैं, इसी तरह से फादर फिगर्स का भी कारक है। तो एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब भी राहु और सन का कॉम्बिनेशन होता है चार्ट में, तो इनकी लाइफ में फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। हो सकता है कि इनको इनके करियर में कोई फादर फिगर मिल जाए जो डिफरेंट कंट्री का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, और उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो, और वो इनकी लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स उसकी वजह से आ सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि हमने देखा और हमने समझा कि राहु और सन जब इकट्ठे होते हैं तो वो सन की जो सोल की लाइट है उसको सीधे तरीके से नहीं आने देते, बिकॉज वो राहु के थ्रू पास होके आ रही है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु और सन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इन लोगों की एक अपनी ही आइडियोलॉजी होती है, और यहाँ ये समझिए कि एक तरह की ये नई आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार्ल मार्क्स को देखेंगे, जिन्होंने मार्क्सिज्म शुरू किया था, तो उनकी कुंडली के अंदर भी आपको राहु और सन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी नई आइडियोलॉजी इस वर्ल्ड को दी। तो बिकॉज यहाँ पे राहु जो है वो जो यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें सोल लाइट के थ्रू मिल रहे हैं, उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल को दिखाता है। तो इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, वो जो आइडियोलॉजी इस वर्ल्ड में चल रही है उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, और अगर इनकी कुंडली में बाकी अच्छे कॉम्बिनेशंस हों तो ये आइडियोलॉजी को दुनिया समझेगी। अदरवाइज अगर ऑर्डिनरी चार्ट होगा तो इन लोगों के अपनी आइडियोलॉजीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मतभेद रहते हैं। तो ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मतलब ये बहुत जल्दी बहस में आ जाते हैं लोगों के साथ, और हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। तो ये कुछ मेरे थॉट्स हैं राहु और सन कॉम्बिनेशन के ऊपर। धन्यवाद।